Hello students, welcome to online class. This is class 10 history. My name is Sanjam Srivastav, teaching you history chapter number 1. The name of chapter is The Rise of Nationalism in Europe. In the last class, we had discussed the introduction of this chapter regarding the French Revolution. Now, today we will study the topic that is the revolution and the idea of the nation. So students, we will start. Let's look at the board. The French Revolution and the idea of nation. आज हम लोग इस वीडियो में यह पढ़ेंगे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में का जो आइडिया ऑफ नेशन है, आइडिया ऑफ नेशन कहाँ से आया, यानी कि नेशन का आइडिया फ्रांस में कैसे डेवलप हुआ। जैसा कि हम लोगों ने पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा कि पहले जो सिचुएशन होता था, राजा महाराजाओं का समय होता था, जो उनकी जो जियोग्राफिकल टेरिटरीज होती थी उसका कोई फिक्स्ड एरिया कोई फिक्स नहीं रहता था। ठीक है, वो कहीं पर भी जा करके वो अटैक करके किसी भी कंट्री पर किसी भी जियोग्राफिकल टेरिटरी को अपने अंडर कर सकते थे, जीत लेते थे और जीतने के बाद उस जियोग्राफिकल एरिया को अपने बाउंड्री लाइन में उसे जो है अपनी जियोग्राफिकल यूनिट में उसे मिला लेते थे। तो ये होता था, जो जीतता था वो ये करता। तो इस तरह का जो एक वॉर का जो सिचुएशन बना रहता था हमेशा। ठीक है, तो एक फिक्स्ड कोई टेरिटरी जियोग्राफिकल टेरिटरी होती नहीं थी। तो नेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो पहले नहीं था। ठीक है, तो फ्रांस में ये जो रेवोल्यूशन हुआ, इस रेवोल्यूशन के दौरान ये नेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया, कैसे आया। इसके लिए क्या होता है, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म होनी चाहिए। ठीक है, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। लेट्स से हियर नेशन, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म 1789। तो यहाँ पर देखिए कि जो फ्रांस में एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म यानी कि अपने देश के प्रति जो प्यार की भावना है, जो प्रेम की जो भावना है, वो कब डेवलप हुआ था, वो हुआ था 1789 में। 1789 में जो पहला क्लियर एक्सप्रेशन, ये चीज़ एकदम क्लियर हो चुका था कि हमारे देश में सिटीजन्स में, लोगों में ये एक नेशनलिज्म की फीलिंग्स जो है होनी चाहिए, ताकि हम मोनार्किक सिस्टम से जो है लड़ सकें और उसको मोनार्किकल सिस्टम को हटा सकें और मोनार्किकल सिस्टम के प्लेस पर डेमोक्रेसी को लाया जा सके। इसके लिए चेंजेस के लिए तो यूनिटी और नेशनलिज्म बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एक स्टार्टिंग फेज था जहाँ पर ये डेवलप हुआ। ओके, नेक्स्ट थिंग इज नेशंस सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो देखिए, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि अगर हमें किसी चीज़ को किसी सिस्टम के अगेंस्ट में लड़ना है या उसमें कुछ चेंजेस लानी है, तो सबसे पहले हमें जो है कलेक्टिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। पीपल में, सिटीजन्स में कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब एकता की भावना होनी चाहिए, अपनी एक पहचान होनी चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब उस देश में रहते हैं और उस देश में रहते हैं, तो वहाँ का अपना एक अलग पहचान होनी चाहिए, एक यूनिटी की फीलिंग होनी चाहिए, नेशनलिज्म की फीलिंग होनी चाहिए, वननेस की फीलिंग होनी चाहिए। तो ये जो कलेक्टिव आइडेंटिटी थी, हमारी जो पहचान थी ये फ्रांस के लोगों की, वो क्या थी, इसके बारे में हम लोग इस जो स्टेप्स हैं क्या क्या लिए गए थे, किस तरह से सिटीजन्स में कलेक्टिव आइडेंटिटी को डेवलप किया जाए, उसके लिए कुछ स्टेप्स, कुछ तरीके जो है इसमें बताया गया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पर है लव, आइडिया ऑफ लव पैट्री, एंड लव पैट्री मीन्स होता है फादरलैंड और लव सिटियन मीन्स सिटीजन्स। तो अब यहाँ पर लव पैट्री मीन्स क्या है, इसका लव पैट्री मीन्स जैसे कि फादरलैंड होता है। ठीक है, हमारे देश में इंडिया में क्या है, जैसे हम लोग इंडिया को भारत माता कहते हैं, ठीक है, मदरलैंड कहते हैं, तो इसी तरह से फ्रांस में लव पैट्री मतलब फादरलैंड, मतलब वहाँ पे एक इसको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे लोगों को यूनाइटेड करने के लिए, एक नेशनलिज्म का फीलिंग डेवलप करने के लिए, उस नेशनल ज्योग्राफिकल टेरिटरी से उनको प्रेम रहे, उसे उनका एक अटैचमेंट रहे, जिसकी वजह से जो है ये वर्ड यूज किया गया फादरलैंड। लोग कहें कि ये हमारा फादरलैंड है, ये हमारा मदरलैंड है, इस तरह के वर्ड्स जो है यूज किया ताकि उनमें कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हो सके। लव सिटीजन्स मतलब सिटीजन्स अपने आप को ये फील करें कि हम
इसी जोग्राफिकल टेरिटरी के, इसी कल्चर के हम एक पार्ट हैं। ये सब हमारा देश है, हमारी ये हमारी जोग्राफिकल यूनिटी है, हमारी है। ये चीज़ एक फीलिंग्स हो आए अंदर, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही ज़रूरी थी, जिसके लिए ये आइडिया दिया गया। ये सब क्यों दिया गया है? ताकि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हो सके। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, ओके। तो अब देखिए, अब क्या होता है यहाँ पर, नेशनल असेंबली डेवलप होता है। तो पहले जो क्या था कि राजा का शासन हुआ करता था। तो जब राजा का शासन होता था तो वो अपनी मनमानी तरीके से अपना काम करते थे। जितना टैक्स होता था वो अपनी मनमर्जी तरीके से उस पर लगाते थे। हालांकि अगर हम लोगों ने जो एक पिछले 9th क्लास में जो पढ़ा है कि 18th सेंचुरी का जो पीरियड था, लास्ट 18th सेंचुरी में क्या हुआ था फ्रांस में, कैसा था जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था, किस तरह बना था। 3 क्लासेस में वो डिवाइड थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ये 3 क्लासेस में जो है वो डिवाइड थे। फर्स्ट स्टेट को क्लर्जी कहा जाता है, और सेकेंड स्टेट को नोबिलिटी, एंड थर्ड स्टेट जो होता था वो कॉमन पीपल, मर्चेंट्स वगैरह और लैंडलेस लेबरर्स वगैरह लोगों का हुआ करता था। तो जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट होते थे वो टैक्स से उन्हें छूट थी, ठीक है। मोनार्की सिस्टम ने, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उन्हें फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को टैक्स नहीं देना होता था। जो कुछ भी टैक्स देना होता था वो केवल थर्ड स्टेट को ही देना होता था, जिससे कि थर्ड स्टेट की जो कम्युनिटी थी वो मोनार्की सिस्टम को पसंद नहीं करती थी। उन्हें हमेशा ये चीज़ बुरा लगता था कि पूरे देश का जो टैक्स होता था वो सिर्फ हम लोगों से ही लिया जाता था, ठीक है, थर्ड स्टेट से ही लिया जाता था। तो ये सिस्टम वाकई में बहुत बुरा था, जिसके अगेंस्ट में काफ़ी मतलब स्ट्रगल हुआ और अल्टीमेटली बाद में उन्हें जीत भी मिली। तो आगे देखते हैं हम लोग जो है यहाँ पर। तो फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, ठीक है। जब थोड़ा स्ट्रगल जब स्टार्ट हुआ वहाँ पर, थर्ड स्टेट ने अपना स्ट्रगल शुरू किया, बहुत कुछ ये किया, अपना तोड़ फोड़ भी मचाया, बहुत कुछ किया। तो किंग को ये फील हुआ कि अब ऐसे काम चलने वाला नहीं है। अगर हम ये थर्ड स्टेट को अगर हम अपने गवर्नमेंट सिस्टम में, यानी अपने हम इसमें अगर हम इन्हें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, डिसीजंस लेने की अपनी जो एक टीम होती है उसमें अगर हम इन्हें, यानी कि लेजिस्लेटिव सिस्टम में अगर हम इन्हें शामिल नहीं करेंगे इन्हें, तो ये क्या होगा, ये लोग जो है एग्रेसिव हो जाएंगे और बहुत कुछ आगे सिचुएशन खराब हो सकती है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक नेशनल असेंबली बनाया। मतलब लोगों ने नेशनल असेंबली बनाया, और नेशनल असेंबली यानी कि अब ये नेशनल असेंबली जो है एक मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन, पहले तो मोनार्की पूरी तरह से अपनी मर्जी से चलती थी। अब क्या हुआ, अब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ठीक है। कौन बनाएगा? नेशनल असेंबली। और ये नेशनल असेंबली के लोग होते कौन थे? नेशनल असेंबली, देखिए ये जो वर्ड है नेशनल असेंबली, ये कौन है? नेशनल असेंबली थर्ड स्टेट के लोग होते थे, थर्ड स्टेट, ठीक है। थर्ड स्टेट के जो पीपल होते थे वो रिप्रेजेंटेटिव लोग जो होते थे, रिप्रेजेंटेटिव्स लोग, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि इलेक्ट करके थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए, और इन लोगों ने जो है मोनार्की सिस्टम को भी अपना, मोनार्किकल जो राजा थे उनको सपोर्ट किया, और इनको जो है कहा कि हम लोग भी जो है अपना ये डिसीजन लेने में जो है वो करेंगे। तो राजा ने भी इस चीज़ को, प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, और फिर नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हो गया। क्यों हुआ? ताकि ये भी रूल बनाने में जो है हेल्प करते हैं, क्योंकि उस समय का जो सिचुएशन था बहुत ही बिगड़ रहा था, क्योंकि पूरी तरह से अपोज कर रहे थे। तो किंग की ये मजबूरी थी, अगर हम इन्हें पार्टिसिपेट, नेशनल असेंबली को अगर हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम में अगर हम शामिल नहीं करेंगे, तो हो सकता है ये मोनार्की सिस्टम पूरी तरह से उखाड़ फेंके ये लोग। तो इसलिए इन्हें ये चीज़ किया गया। नेक्स्ट थिंग इज न्यू हिम्स कंपोज्ड एंड ओथ टेकन प्लेस, ठीक है। तो उस समय एक कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए जो है न्यू हिम्स, यानी कि जैसे स्लोगन वगैरह होता है, कुछ पोएम्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ जब भारत जब आज़ादी हो रही थी, तब उस समय जो है बहुत से ऐसे ऐसे पोइट्स थे जो है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, फिर इसके बाद ये इकबाल हुए, ये सब ऐसे ऐसे पोइट थे जो नेशनलिज्म, नेशनल फीलिंग्स को जगाने के लिए जो ये लोग काम करते थे। तो ऐसे ऐसे पोएम, ऐसे ऐसे मतलब ये सब लिखे जाते थे, स्लोगन्स बनते थे, जिससे कि पीपल के अंदर जो है नेशनलिज्म की फीलिंग आती थी जो है, ठीक है। तो वही चीज़ उस समय भी होता था। पैटर्न सब कुछ सेम है। देखिए हिस्ट्री चाहे वो इंडिया की हिस्ट्री हो, मतलब सिस्टम को चेंज करने की हो, चाहे फ्रांस की हो या किसी भी कंट्री की हो, वो एक जो स्टेप्स होते हैं, जो काम करने के तरीके होते हैं, वो सेम होता है।
और चेंज सिर्फ आपके कंट्री के नेम वगैरह और ये सब चेंज हो जाता है कि उसको कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये चेंज हो जाता है, बाकी सब कुछ प्रोसेस आपका सेम रहता है। तो वहाँ भी इसी तरह से लोगों को जगाने का काम, उनके अंदर एनकरेज करने का काम ये शुरू हुआ। फिर ये कुछ ओथ वगैरह लिए जाते थे, यानी कि प्रोमिसेस, शपथ लिए जाते थे कि हम अपने देश के लिए वफादार रहेंगे, हम अपने देश के लिए बहुत कुछ करेंगे जो है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे देश में भी देखिए जैसे इनकलाब जिंदाबाद वगैरह का नारे लगते थे जैसे, तो वहाँ पे फ्रांस में भी इस तरह के जो है स्लोगन वगैरह यूज किए जाते थे कि अपनी मोनार्किकल सिस्टम को खत्म करना है और डेमोक्रेसी को लाना है। लेकिन एक बार में एक नहीं आ सकता है ये चीज, ठीक है। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ये डेमोक्रेसी की तरफ फ्रांस का जो एक पब्लिक जो है वो चल रही है, आइडियाज जो है डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रही है। अब हमने कहाँ तक अभी तक कामयाबी पाई, हमने अभी कामयाबी पाई है जो है नेशनल फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली तक कामयाबी पाई है, यानी कि सिटीजन्स ने जो है नेशनल असेंबली तक कामयाबी पाई है। आगे ये सब चीजें हो रही है, ठीक है। तो अब इसके साथ साथ देखिए क्या होता है, फिर है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेटअप। तो देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो भी सेटअप हुआ, यानी कि अब सेंट्रलाइज जो सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन में, अब जो नेशनल असेंबली के लोग थे वो भी लॉ वगैरह बनाएंगे, ये सब करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी ठीक था कि अब कुछ तो उन्हें पॉलिटिकल पावर मिल रहा है। फिर है इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज, जो इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज जो थे वो सबको जो है एबॉलिश किया गया, ठीक है। जो मोनार्की सिस्टम ने जो थर्ड पीपल पे जो लगाया था, थर्ड स्टेट के लोगों पे लगाया था, उसको वहाँ से ख़त्म किया गया है। फिर देखिए जो लैंग्वेज होता था, ठीक है, फ्रांस को फ्रेंच लैंग्वेज को जो है एक प्रोमिनेंट लैंग्वेज, ठीक है, एक फ्रेंच लैंग्वेज मेजर लैंग्वेज के रूप में उसे जो है एक्सेप्ट किया गया, और बाकी जो डायलेक्ट लैंग्वेज थे वो सबको डिस्करेज किया गया। ऐसा क्यों होता था, देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर फ्रेंच लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज, एक देश का एक लैंग्वेज है, तो इसमें सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप होगा। हमारे देश में भी हिंदी एक हिंदी क्या चीज दर्शाता है, एक मेजर लैंग्वेज है हिंदी, हिंदुस्तान का एक लैंग्वेज है, इंडिया का एक लैंग्वेज है। तो इसी तरह से प्रमोट किया गया कि फ्रेंच एक नेशनल लैंग्वेज की तरह जो है काम करेगा, बाकी डायलेक्ट लैंग्वेज थे तो वो सब उसको जो है डिस्करेज किया गया। तो इससे क्या हुआ, इससे सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, लोगों में एक एकता की भावना जो है जागृत हुई। ओके, नेक्स्ट थिंग है कि फ्रांस में यह आइडिया तो डेवलप हुआ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रीडम, ये सब तो हुआ ही। यहाँ पर डेवलप होते हुए जो नेशनलिज्म की फीलिंग फ्रांस में डेवलप हुआ, लेकिन यहाँ से डेवलप होते हुए स्प्रेड किया पूरे ऑल ओवर यूरोप में, ठीक है। ऑल ओवर यूरोप में ये चीज़ स्प्रेड कर गया, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड वगैरह इस तरह से, ठीक है। French armies began to carry the idea of nationalism abroad. अब क्या होता है देखिए, यहाँ तक फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली बना, सब कुछ हुआ, सब इतना सब कुछ डेवलपमेंट हुआ, सारा चीज हुआ। तो अब ये जो कलेक्टिव आइडेंटिटी थी ये यूरोप में कैसे फैला, कैसे गया, दूसरे दूसरे कंट्रीज में कैसे चला गया, अपने आप तो जाएगा नहीं, उसको कोई ना कोई ले जाने वाला होगा। तो देखिए जब नेपोलियन बोनापार्ट की जब पॉलिटिकल सिस्टम में जब एंट्री होती है, तब उन्होंने, वो एक एम्बिशियस व्यक्ति थे और एक वॉरियर भी थे, जिनका मकसद ये रहता था कि दूसरे एरियाज के टेरिटरीज को जो है अपने अंडर कैप्चर कर लिया जाता है। तो जिसके वजह से वो जगह जगह पर दूसरे कंट्रीज पर आर्मीज भेज करके वहाँ पर वो अटैक करते थे। तो वो आर्मी जाते थे, जगह जगह इनके लोग जाते थे, फ्रांस के पीपल सब तरफ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड हो गए, फैल गए, जिसके वजह से ये जो फीलिंग फ्रांस में हुई, जो एक आइडिया ऑफ नेशनलिज्म की फीलिंग जो फ्रांस में डेवलप हुई थी, वो पूरी दुनिया में फैल गई, पूरे यूरोप में फैला, यूरोप से फिर निकल करके पूरे वर्ल्ड में आया, एशिया, अफ्रीका, सब जगह पूरा आ गया है। तो ये थी पूरी कहानी जो है इस तरह का चलता था। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू शॉर्ट स्टोरी अबाउट दिस, व्हाट हैपेंड इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, सो लेट्स डिस्कस हियर वन मोर थिंग। देखिए सबसे पहले क्या चीज था, एक शॉर्ट में समझ लीजिए इस चीज को। पहले होता था एक राजा, किंग, ओके। राजा के बाद जो समय आया वो किसका समय था, रिपब्लिक, रिपब्लिक का समय आया, यानी मोनार्की, मोनार्कल कॉन्स्टिट्यूशन का, मोनार्कल कॉन्स्टिट्यूशन बना, मोनार्कल मोनार्की का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। अब इसके बाद में
यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ। उसके बाद का जो समय आता है, उसके बाद जो है जैकोबिन का समय आता है, जैकोबिन क्लब। जैकोबिन, देखिए पहले किंग रूल करते थे, किंग को हटाया गया, किंग के बाद रिपब्लिक का समय आता है, यानी रिपब्लिक आता है। रिपब्लिक जो होता है हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव चुन करके आते हैं और उसके जो हेड होते हैं वो रिपब्लिक ही होता है, उस कंट्री को रिपब्लिक कहा जाता है। रिपब्लिक हुआ, फिर इसके बाद में जैकोबिन क्लब ने रूल किया। जैकोबिन क्लब के बाद रूल करने के बाद यहाँ एक समय आता है आपका, फिर आता है डायरेक्टरी का समय आता है। डायरेक्टरी का समय आता है, डायरेक्टरी भी रूल करती है। उसके बाद आता है नेपोलियन का, नेपोलियन फिर रूल करते हैं, ठीक है। फिर मोनार्की सिस्टम, फिर से मोनार्की सिस्टम जो है फिर से यहाँ पर आ जाता है, लेकिन ये डिक्टेटर, मिलिट्री डिक्टेटर के रूप में ये वर्क करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी स्टोरी कुछ इस तरह चलती, पहले किंग का शासन हुआ करता था, फिर रिपब्लिक हुआ, फिर जैकोबिन क्लब आए, रूल किए, फिर उसके बाद में डायरेक्टरी सिस्टम चला, फिर उसके बाद में फिर नेपोलियन आए। नेपोलियन ने ये सारे सिस्टम को अवॉइड करके फिर से कहा कि नहीं, हम मोनार्कल सिस्टम में हम फिर से चलाएंगे। तो मोनार्कल सिस्टम स्टार्ट हुआ, फिर स्ट्रगल हुआ। हालांकि ये इन्होंने काफ़ी पब्लिक के फेवर में ही वर्क किया, सब कुछ काफ़ी पॉजिटिव रहा, तो ठीक है। तो this is the overall story of this regarding this topic, and I hope you all have understood this. Next day we will meet you with new topic. Thank you very much.